गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? आवाज हिमांशी बताना बेटा एक बार, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। यस आवाज सर, आ आ रही रही है है आवाज। और दिखाई भी दे यस रहा है? सर। यस सर। अच्छा, कहाँ एक बार बताना मेरे को, थोड़ा सा डिटेल में बताना कि ये टॉपिक कहाँ तक करवा दिया था। फसल की कटाई बता दिया था कि फसल की कटाई? अंशिका यस सर, फसल की कटाई कंप्लीट हो गया था। हो गया था ना? ठीक है, ये लास्ट यस टॉपिक सर। है। देखो, फसल का भंडारण, फसल का भंडारण, ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करके हम सेकंड चैप्टर में चलने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट पड़ाव है, अभी मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा ही है। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है फिर हम चलेंगे पढ़ने के लिए कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखो हेडिंग क्या डाल रखी है मैंने, फसल का भंडारण। फसल का भंडारण करवाने से पहले मैं एक बार वापस थोड़ा सा ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे खेती के चरण, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने भूमि को तैयार करना, दूसरा पॉइंट था बुआई, तीसरा पॉइंट था खाद उर्वरक, चौथा पॉइंट था सिंचाई, पांचवा पॉइंट था फसल की सुरक्षा, छठा पॉइंट था फसल की कटाई, और आज की जो क्लास है वो ये सातवां पॉइंट है, फसल का भंडारण, स्टोरेज ऑफ क्रॉप, स्टोरेज ऑफ क्रॉप। देखो फसल का भंडारण, लेकिन मैं इससे पहले वाला पॉइंट थोड़ा सा बताता हूँ। जो अपने फसल की कटाई पड़ी थी, देखो मैंने समझाया था कि अगर मैं फसल की कटाई की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, फसल की कटाई, तो मैंने कहा था ये छोटे लेवल पर, अगर छोटे लेवल की बात करें तो छोटे लेवल पर फसल की कटाई किससे की जाती है? वो हाथों के द्वारा की जाती है, और वो भी एक उपकरण आता है जिसका नाम है दराती। छोटे लेवल पर फसल की कटाई की जाती है किससे? हाथों से। और हाथों से तो कटाई की जाती है, लेकिन कौन से उपकरण के द्वारा? दराती के द्वारा। दराती आती है ना फसल काटने वाली, तो दराती के द्वारा, दराती के द्वारा फसल की कटाई की जाती है, वो भी स्मॉल लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर। और अगर मैं बात करूं बड़े लेवल की, बात करूं किसकी? बड़े लेवल की। अगर बड़े लेवल पर बात, बड़े लेवल से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा फसल हमने बो रखी है, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा। और मैंने ये भी समझाया था कि फसल का 3 या 4 दिनों में कटना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फसल सूख जाती है। फिर सूखने के दौरान फसल क्या होने लग जाती है? झड़ने लग जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बड़े लेवल वाली फील्ड की बात करूं या मैं बड़े खेत की बात करूं तो उसमें भी हम दराती से ये फसल की कटाई कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। उसको काटने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, और 15 दिन तक अगर आप काटते रहोगे तो पूरी फसल क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी। इसलिए बड़े लेवल पर फसल की कटाई किससे की जाती है? बड़े लेवल पर फसल की कटाई होती है हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन आपने देखी भी होगी। हार्वेस्टर मशीन एक साथ कितने गेहूं या कितना बाजरा काटती हुई जाती है, तो ये बड़े लेवल पर काम आती है। ठीक है, छोटे लेवल पर कौन काम आती है? दराती। दराती हो या हार्वेस्टर मशीन, दोनों फसल की कटाई कर रही है, बस सिचुएशन अलग है, एरिया अलग है, ठीक है, लेवल अलग। तो ये था फसल की कटाई वाला पॉइंट। अब फसल की कटाई हमने कर ली, फसल की, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देखो भंडारण में बताऊंगा बाद में, कटाई के बाद में, कटाई के बाद में फसल का क्या किया जाता है वो भी मैं इससे पहले वाले पॉइंट में बताना था, लेकिन अभी बता देता हूँ होगा क्या। मान लो हमने कर ली फसल की कटाई, और फसल की कटाई करके हमने फसल का क्या लगा लिया? ढेर। फसल का क्या लगा लिया? ढेर। मान लो गेहूं की फसल बो रखी थी, तो सारी गेहूं की फसल को काट लिया और एक जगह क्या लगा दिया? ढेर लगा दिया। अब उस फसल का जो ढेर है उसका क्या करना है? अब करना इतना सही है, जो फसल का ढेर हमने लगा रखा था, जो फसल का ढेर हमने लगा रखा था ना, उसमें से करना क्या है? अनाज को अलग करना है, चारे को अलग करना है। फसल का ढेर है, अब ये जो फसल का ढेर है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अनाज भी है प्लस चारा भी है, इसके अंदर अनाज भी है प्लस चारा भी है। और हमें क्या करना है? देखो ये कंबाइंड है,
फसल के ढेर में अनाज और चारा दोनों के दोनों क्या है, कंबाइंड है। अनाज को अलग करना है, चारे को अलग करना है, अनाज को अलग करना है, चारे को अलग करना है। तो अनाज और चारे को अलग कैसे करोगे? अनाज और चारे को देखो, इसमें भी वही दो तरीके लगाने हैं, एक तो स्मॉल लेवल पर और एक लार्ज लेवल पर। अगर मैं बात करूं स्मॉल लेवल की, स्मॉल लेवल, स्मॉल लेवल का मतलब है ये बहुत कम लेवल हो गया। बहुत कम लेवल से मतलब आप ये भी समझ सकते हो, ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये प्राचीन समय में काम में आता था, पहले काम में आता था, हमारे दादा परदादा काम में लिया करते थे, जो बहुत कम मात्रा में खेती करते थे या बहुत कम जगह पर क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। और वो क्या करते थे, जो अनाज का ढेर होता था, जो अनाज का ढेर उन्होंने लगा रखा था, उसको पकड़कर किसी ठोस सतह से ऐसे टक्कर मारी जाती थी। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं छोटे लेवल पर, छोटे लेवल से मतलब है हमने बहुत कम क्षेत्रफल में क्या कर रखी है, खेती कर रखी है। बहुत कम जगह में हमने क्या कर रखी है, खेती कर रखी है, और थोड़ा सा ही ढेर इकट्ठा कर रखा है, अनाज का थोड़ा सा ही ढेर इकट्ठा कर रखा है। अब उस थोड़े से ढेर से अनाज अलग कैसे करोगे, चारा अलग कैसे करोगे? तो ध्यान देना, अगर बात करें छोटे लेवल की, तो अनाज हमने इकट्ठा कर ही लिया, ढेर हमने इकट्ठा कर ही लिया। अब वो जो अनाज की, सॉरी, वो जो फसल की गठरी है, मान लो गेहूं है, गेहूं की गठरी है छोटे लेवल पर, तो उस गठरी को उठाओ और किसी ठोस चीज से टक्कर मारो उसको। और वो जो ठोस चीज है वो कोई दीवार हो सकती है, कोई लकड़ी का बना हुआ ढांचा हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, तो उसको उठाओ और ऐसे जोर से मारो। आपने देखा होगा कई प्रकार की मूवी होती है, उसके अंदर बताते हैं कि देखो ऐसे झड़क झड़क के मार मार के अनाज को अलग किया जाता है। जैसे ही गेहूं की गठरी को उठाओगे, ठोस चीज से चोट मारोगे, चोट मारते ही उस गेहूं की गठरी में से गेहूं निकलकर साइड में जाके गिरेगा। फिर दूसरी गठरी उठाओ, फिर चोट मारो, फिर अनाज गेहूं के ऊपर जाकर गिरेगा। बताओ ऐसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे तो चारा अलग हो जाएगा और अनाज अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे मान लो ये है कोई ठोस वस्तु, ये है कोई ठोस वस्तु, ठीक है। और ऐसे मान लो ये कोई गठरी है, यहां से इसको हमने फोल्ड कर रखा है, बांध रखा है, और ये गेहूं का फल। ये लो, अब करना क्या है, इसको यहां से उठाओ, इस पर चोट मारो, यहां से उठाएंगे, इस पर ऐसे चोट मारेंगे, चोट मारने से गेहूं के दाने नीचे आके गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? ऐसे गेहूं के दाने तो नीचे गिर जाएंगे, चारा हाथ में रह जाएगा, इसको अलग डाल दो। फिर दूसरी गठरी उठाओ, फिर चोट मारो, गेहूं के दाने यहाँ पर आकर गिरेंगे, चारा हाथ में रह जाएगा, इसको अलग करो। फिर ऐसे तीसरी गठरी, ऐसे चौथी गठरी, ऐसे पांचवी गठरी। तो बताओ देखते ही देखते यहाँ पर अनाज का क्या लग जाएगा, ढेर। और ये ढेर किसका है, अनाज का। देखते ही देखते यहाँ पर क्या लग जाएगा, अनाज का। लेकिन ये तो बात है छोटे लेवल पर, जो बहुत, ये कब की बात है, जब हमारे पास फसल बहुत कम है, जब हमारे पास फसल का ढेर बहुत कम है, छोटा सा ढेर है, उसको हमने मार 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 के अलग कर लिया, मशीन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर सोचो, अगर बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर आपको अनाज अलग करना है, चारा अलग करना है, तो उस बड़े लेवल को हम ऐसे मार नहीं सकते। अगर बड़े लेवल की बात करूं मैं बात करूं किसकी, एक लार्ज लेवल की, लार्ज, लार्ज लेवल। छोटे लेवल पर तो अनाज ऐसे अलग कर लिया, छोटे लेवल का मतलब बहुत कम फसल थी हमारे पास में, बहुत कम फसल का ढेर था, ऐसे अलग कर लिया। और मान लो हमारे पास फसल का बहुत ज्यादा ढेर हो, 10 बीघा गेहूं का ढेर हो हमारे पास, गेहूं कितना बो रखा था हमने, 10 बीघा। तो बहुत दूर मत, बहुत दूर में से ढेर लगता है, या बहुत दूर से मतलब बहुत काफी जगह में क्या लग जाता है, ढेर लग जाता है। उसको तो ऐसे छिड़क छिड़क कर अलग कर नहीं सकते, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक थ्रेसिंग मशीन की। किसकी जरूरत पड़ती है, थ्रेसिंग मशीन की। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है थ्रेशिंग मशीन। आपने देखा भी होगा एक थ्रेसिंग मशीन आती है जिसको थ्रेसर बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोला जाता है।
ठीक है। अब इस मशीन में क्या किया जाता है, या इस मशीन के द्वारा अनाज को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम अनाज की गठरी को उठाएंगे, मशीन में देंगे, फिर उठाएंगे देंगे, तो मशीन क्या करती है, चारा अलग निकालती रहती है, गेहूं अलग निकालती रहती है। ऐसे देखते अगर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में भी आपकी फसल थी, बहुत ज्यादा या काफी दूरी में भी आपकी फसल थी, तो भी 3 या 4 घंटे में थ्रेशिंग मशीन चारा अलग कर देती है और अनाज को अलग कर देती है। थ्रेसिंग मशीन का यूज कब होता है, बड़े लेवल पर। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं हस्तचयन, मतलब यहाँ पर भी जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा, हाथों के द्वारा। हाथों के द्वारा कब इस्तेमाल हो रहा है, छोटे लेवल पर। थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल कब हो रहा है, बड़े लेवल पर। और ध्यान रखना, अनाज में से चारे को अलग करना या चारे में से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। देखो ये जो थ्रेसिंग वाला पॉइंट है ना, इससे पहले नंबर 6 पर कौन सा पॉइंट था, नंबर 6 पर पॉइंट था फसल की कटाई। तो उस फसल की कटाई में ही ऐड करना है इसको। और आप ऐड नहीं करना चाहो तो 7 नंबर पर ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, थ्रेसिंग। चलो 7 नंबर पर इसको दे दिया थ्रेसिंग, इसको हम ले लेंगे कितने नंबर पर, 8वें नंबर पर थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग किसे कहते हैं, अनाज में से या चारे में से अनाज को अलग करना। चारे में से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। समझ में आ रही होगी बात, यानी कि फसल की कटाई के बाद फसल का जो ढेर हमने लगा लिया था, उस ढेर में से चारा अलग करना है और अनाज अलग करना है। अलग करने वाली विधि को बोला जाता है थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग 2 तरीके से की जाती है। अगर आपकी खेती छोटे लेवल पर है तो आप ये काम हाथों के द्वारा कर सकते हो। अगर आपकी खेती बड़े लेवल पर है तो फिर यही काम हमें करना पड़ता है भाई, थ्रेशिंग मशीन, ठीक है, जिसको थ्रेसर बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है कॉम्बाइन। क्या बोला जाता है, कॉम्बाइन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था। अब लास्ट में क्या बचा, फसल का भंडारण। फसल का भंडारण ध्यान देना, मैं यही से समझा देता हूं। देखो फसल के भंडारण से क्या मतलब, ध्यान देना। जैसे ही, नोटिस करना, जैसे ही हमने थ्रेसिंग किया, बताओ चारा अलग अनाज अलग, बात समझ में आ रही होगी। जैसे ही हमने थ्रेसिंग वाली प्रक्रिया अपनाई, थ्रेसिंग से मतलब है चारा अलग करना है और अनाज अलग करना है। जैसे थ्रेसिंग की प्रक्रिया अपनाई, मान लो पूरी फसल के ढेर का थ्रेसिंग कर लिया हमने, ठीक है, चारे का ढेर अलग लगा दिया, अनाज का ढेर अलग लगा दिया। अब जो चारा है, चारा तो कौन खाएगा, जानवर। चारा तो कौन खाएगा, जानवर। चारे को तो कैसे भी डाल लो, कैसे भी उठा लिया और एक जगह क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब जब जरूरत पड़े तब पशुओं को खिलाते रहो चारा। लेकिन जो अनाज है ना, अनाज, इसको स्टोर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है, थोड़ा सा अटेंशन होना पड़ेगा। कैसे, देखो अनाज जैसे थ्रेसिंग प्रक्रिया अपनाते हैं, चारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अनाज क्या होता है, गीला, क्योंकि ताजा ताजा फसल में से हमने थ्रेशिंग किया है, ताजा ताजा फसल में से चारा और अनाज अलग किया है। तो इस समय जो अनाज है वो कैसा है, गीला। और गलती से इस गीले अनाज को, नोटिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलती से अगर इस गीले अनाज को हमने स्टोर कर लिया, हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो ध्यान रखना अनाज हम किस में इकट्ठा करते हैं, अनाज या तो हम इकट्ठा करते हैं प्लास्टिक का जो कट्टा आता है उसमें, या फिर अनाज हम किस में स्टोर करते हैं, जूट की बनी हुई बैग, जूट के बैग्स आते हैं ना जिनको बोरी बोलते हैं, या उसमें इकट्ठा करते हैं, या फिर एक मेटल की बनी हुई टंकी, या फिर खुले में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। गलती से भी आपने, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब है जैसे ताजा ताजा हमने थ्रेसिंग करवाया ही है, आ रही होगी बात समझे, अभी अभी हमने थ्रेसिंग करवाया है, जस्ट चारा अलग करवाया है, गेहूं अलग करवाया है, ठीक है। और हमने हाथों हाथ, हैंड टू हैंड इस अनाज को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, जबकि अनाज कैसा था, गीला। तो सोचो अनाज अगर गीला है ना, तो गीले अनाज में क्या होती है, नमी। गीले अनाज में क्या होती है, नमी, बहुत ज्यादा नमी होती है। और ये नोटिस कर लेना, अपने दिमाग में डाल लेना अभी कि अभी जहां पर नमी होती है ना, वहां पर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जहां पर नमी,
वहां पर सूक्ष्म जीवाणु, मतलब नमी मिलते ही सूक्ष्म जीवाणु अटैक कर देते हैं, मजे हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु को तो ऐसा समझ लो एक तरीके से इनविटेशन मिल गया उनको तो जीवन का। तो सूक्ष्म जीवाणुओं को चाहिए नमी, जहां पर नमी वहां पर सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, ये सारी चीजें आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर का नाम ही सूक्ष्म जीवाणु, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये चैप्टर तो फिर भी आपके साथ थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्या सर खेती बाड़ी सिखाने में, तो ये भी जरूरी था। सेकंड चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। उसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या चीज होती है, वायरस क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जैसे ही अनाज अलग करवाया, अनाज गीला, गीले अनाज को कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले अनाज में क्या होती है? नमी, और नमी में क्या आ जाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। अब सपोज दैट, आप सपोज करो अगर हमने इस गीले अनाज को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। गीले अनाज को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। तो स्टोर करने के बाद जिस चीज में हमने स्टोर किया है, चाहे वो कट्टा हो, बोरी हो या टंकी हो, उसमें सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं। अब कोई बोले सर सूक्ष्म जीवाणु कहाँ से आ गए? सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं वायु के अंदर। ठीक है, तो जिस समय हम कट्टे में डालेंगे, बोरी में डालेंगे, हवा भी तो जाएगी ना, और हवा के साथ कौन चले जाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। और वो सूक्ष्म जीवाणु इस पूरे अनाज को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। कैसे नष्ट कर देंगे? देखना, थोड़े दिनों के बाद में कट्टे या बोरी को उठा के आपका जो अनाज है वो बिल्कुल आटे की तरह व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। अनाज में छोटे छोटे होल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आटा सा बन जाता है, खराब हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनके अंदर। इसलिए स्पेशल इस चीज को अटेंड करो, सॉरी, इस चीज के लिए अटेंशन रहोगे आप कि अनाज को कभी भी गीला स्टोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमने थ्रेसिंग करवाया है, अनाज को अलग करवाया है, तो जरूरत है उसको 4 या 5 दिन धूप में पड़ा रहने दो। जो अनाज हमने अलग करवाया ना, ये वाला अनाज, इसको कम से कम 4 या 5 दिन कहां पर रखो? धूप में। 4 या 5 दिन धूप में डाल दो, छत पे डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, निगरानी रखो, जानवरों से सुरक्षा रखो। स्टोर नहीं करना है, ठीक है। 4-5 दिन के लिए इसको धूप में डाल दो। जैसे ही धूप में डालोगे तो इस अनाज में जो नमी थी ना, नमी वो हट जाए, नमी रिप्लेस हो गई। नमी नहीं होगी तो सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे, सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे तो आपका अनाज खराब नहीं होगा, और आप इजीली 4 या 5 दिन के बाद में उनको क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। और ज्यादा जरूरत है, देखो जूट का बैग हो या प्लास्टिक का कट्टा, उसकी तुलना में अगर अनाज को स्टोर किया जाए मेटल के किसी मेटल के किसी यूटेंशियल के अंदर या मेटल के किसी बर्तन के अंदर इकट्ठा किया जाना, जैसे टंकी वगैरह, ठीक है, तो ऐसे हम अनाज को क्या कर सकते हैं? भंडारण कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी फिर मैं लेवल की बात करूंगा, हर बार लेवल की बात आ रहा है। अगर आपके पास अनाज का ढेर कम है, अगर आपके पास अनाज का ढेर कम है, तो उनको हम बोरी, कट्टा या टंकी में इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो बहुत ज्यादा अनाज का ढेर है, 400, 500, 600, 700 बोरियां हैं, वो तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अगर अनाज बड़े लेवल पर है, लार्ज लेवल पर है, तो बड़े लेवल पर अनाज को भंडारित किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। लार्ज लेवल की अगर मैं बात करूं, लार्ज लेवल पर अनाज को क्या किया जाता है? भंडारित। लार्ज लेवल पर अनाज को भंडारित किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। और सरकार किसमें करेगी? देखो सरकार ने बड़े लेवल पर अनाज को इकट्ठा करने के लिए, छोटे लेवल पर तो समझ में आ गया होगा, बोरी इकट्ठा किसी में भी डाल लो। अगर बड़े लेवल पर अनाज को इकट्ठा करना है, बड़े लेवल पर अनाज को एक जगह डालना है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जाता है। और गवर्नमेंट कैसे करती है काम? सरकार ने बड़े लेवल पर या बहुत ज्यादा अनाज के ढेर को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े क्या बना रखे हैं? गोदाम। और उन्हीं गोदाम को क्या बोला जाता है? बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं, और उन गोदामों को बोला जाता है साइलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है छोटा क्वेश्चन, कि बड़े लेवल पर या बात करें बड़े क्षेत्र पर अनाज को भंडारित कहां पर किया जाता है? साइलो के अंदर। साइलो क्या है? साइलो एक प्रकार की जगह है जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? गोदाम। तो ये काम किसी निजी स्तर पर नहीं किया जाता, ये काम किया जाता है सार्वजनिक स्तर पर, गवर्नमेंट के द्वारा। तो बड़े लेवल पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है साइलो के अंदर।
और छोटे लेवल पर अनाज को इकट्ठा कर सकते हो। जूट के बने हुए बैग्स, प्लास्टिक के बने हुए बैग्स, या फिर मेटल का बना हुआ कोई भी बर्तन, वहां पर हम अनाज को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट। ये लो, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। समझ में आ रहा है? एक काम करो, सब अपने अपने वीडियो ऑन करो और सब अपनी अपनी वॉइस भी अनम्यूट करो फटाफट। वीडियो ऑन करो। निखिल, गौरव, मोनिका, गरिमा, हिमांशी, अंजलि, करो फटाफट करो। आवाज भी अनम्यूट करो, आवाज भी आनी चाहिए मेरे पास। मोनिका, सर गौरव, गिरिराज। अच्छा ये बताओ, इस फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछना आपको, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं भी समझा दूंगा। हिमांशी? नो सर, नो सर, हाँ नो सर, आगे समझ में हिमांशी? यस सर। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो कि सर ये वाला टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, वापस रिवाइज करो, तो मैं भी करवा दूंगा। ये चांस है, मौका है तुम्हारे पास में पूछने का, क्योंकि मैं सेकंड चैप्टर चालू कर दूंगा इसके बाद में। ठीक है, या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है, देखो ठीक है, अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट कर लो। चैप्टर नंबर सेकंड चालू कर रहा हूं। देखो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु, मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फूड। ये लो देखो, चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं तुम्हें चैप्टर की, कि ये चैप्टर किस टारगेट से आपके सिलेबस में डाला गया है, कैसे ये चैप्टर साइंस से रिलेटेड है, और कैसे ये चैप्टर हमें आगे की जानकारी देगा फ्यूचर की, कैसे इस चैप्टर से हम कितना नॉलेज अर्जित कर सकते हैं, कितना नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों को बताकर ही मैं चैप्टर के अंदर घुसूंगा, ऐसे चलने से कोई फायदा नहीं है। पहले आपको चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा हमने एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें सारी जानकारी थी खेती के बारे में। खेती कैसे की जाती है, खेती क्या है, खेती क्यों की जाती है, खेती कब की जाती है, कौन से मौसम में की जाती है, कितने प्रकार की होती है, कितने तरीके हैं, कौन सा तरीका अपनाना है, वो सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब चैप्टर क्या है, चैप्टर का जो टाइटल है वो है सूक्ष्म जीवाणु। चैप्टर का टाइटल क्या है, सूक्ष्म जीवाणु। और सूक्ष्म जीवाणु जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हम ऐसे नहीं देख सकते जैसे और चीजों को देख रहे हैं। इस समय मैं तुम्हें देख पा रहा हूं या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं हम नग्न आंखों से एक दूसरे को देख सकते हैं, नेक्ड आइज। तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते,
उन्हें देखने के लिए हमें क्या उठाना पड़ता है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। देखी होगी आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी। और कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, जैसे शैवाल है, कवक है, इनको हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या और कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम नहीं देख सकते। तो हमें इस चैप्टर में जानकारी लेनी है सूक्ष्म जीवाणुओं की, वही सूक्ष्म जीवाणु जो हम नहीं देख सकते, कुछ देख सकते हैं, उनकी जानकारी लेनी है। इसके आगे मैंने एक पॉइंट डाला है, मित्र एवं शत्रु। तो ध्यान रखना, इससे मेरा क्या संबंध है, या ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे मेरा मतलब ये है कि सूक्ष्म जीवाणु मित्र भी होते हैं और सूक्ष्म जीवाणु शत्रु भी होते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए मित्र का काम भी करते हैं और सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए शत्रु का काम भी करते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को खत्म कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं, रिसेंटली अभी जो एपिडेमिक चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है ना, कोरोना महामारी, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो रही है ना, वो भी तो वायरस से हो रही है, और वायरस एक सूक्ष्म जीवाणु है, वायरस। तो वो ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, ये मित्र नहीं है, ये शत्रु है। फिर आप बोले सर सूक्ष्म जीवाणु मित्र कैसे हो गए, वो तो चैप्टर पढ़ने से पता लगेगा पूरा। तो ध्यान रखना, जैसे फिलहाल छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं तुम्हें, दूध का दही में बदलना, दूध दही में चेंज होता है ना, कौन करता है, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणुओं के बदौलत ही दूध किसमें चेंज होता है, दही में। तो बताओ वहां पर सूक्ष्म जीवाणु किसका काम कर रहे हैं, मित्र का काम कर रहे हैं। लेकिन बीमारियों में सूक्ष्म जीवाणु किसका काम करते हैं, शत्रु का। इसलिए ध्यान रखना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेंड का भी काम करता है, और शत्रु को बोलते हैं फू। शत्रु को क्या बोलते हैं, फू। ये फू बोल दो, एनिमी बोल दो, ये शत्रु का भी काम करते हैं, और किसका काम करते हैं, मित्र का। अब इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि सूक्ष्म जीवाणु मित्रता पूर्वक कार्य कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, सूक्ष्म जीवाणु शत्रुता पूर्वक कार्य कैसे करते हैं। मतलब इसको अगर सूक्ष्म जीवाणु को आप मित्र की दृष्टि से देखोगे तो हेडिंग क्या हो जाएगी, सूक्ष्म जीवाणुओं से लाभ। समझ में आ रही होगी बात, सूक्ष्म जीवाणुओं से लाभ। लाभ का मतलब है सूक्ष्म जीवाणु किस रूप में काम कर रहे हैं, मित्र के रूप में। फिर मैं हेडिंग बोलूंगा, सूक्ष्म जीवाणुओं से हानि। सूक्ष्म जीवाणुओं से हानि मतलब सूक्ष्म जीवाणु किस रूप में कार्य करेंगे, शत्रु के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट करवाने से पहले मुझे कुछ चीजें पढ़ानी है कि सूक्ष्म जीवाणु क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है। अब देख लो, इतना सारा मसाला कलेक्ट करने के बाद आप जाओगे कि सूक्ष्म जीवाणु कैसे एज ए फ्रेंडली काम करते हैं, उसके बाद पढ़ोगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फू काम करते हैं। ठीक है, मतलब शत्रुता के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सूक्ष्म जीवाणुओं का मतलब। सूक्ष्म जीवाणु देखो सूक्ष्म का मतलब होता है वो जो हमें दिखते नहीं है, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और जीवाणु का मतलब होता है जीव। कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ना उनको चश्मे के द्वारा देखा जा सकता है। उनको देखने के लिए जरूरत पड़ती है पावरफुल माइक्रोस्कोप की, यानी कि एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव, सॉरी, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप ये पढ़ोगे कि ध्यान दोगे, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय। कोशिका तो जानते हो ना, 8th क्लास में कोशिका के बारे में तो जानते ही होंगे। एक कोशिकीय, इससे पहले मैं आपको पूछूं कि बताओ कोशिका क्या है। फिलहाल कोशिका की जानकारी दूंगा नहीं मैं, आगे तुम्हारे चैप्टर आएगा कोशिका वाला, वहां पर हम पूरा पढ़ेगा, पूरा पढ़ा जाएगा। फिलहाल इतना सा समझ लो, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, कोशिका। मतलब जितने भी सजीव हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सजीव हैं, उन सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से।
शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई। जैसे मैं बोलूं कि कोई भी द्रव्य या कोई भी पदार्थ होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। वैसे ही हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? कोशिका। तो मैं ये कह रहा हूं कुछ सूक्ष्म जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जिनका शरीर ओनली एक कोशिका से मिलकर होता है, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय से मतलब है कुछ सूक्ष्म जीवाणु, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक से अधिक कोशिका। अब ऐसे कौन से सूक्ष्म जीवाणु हैं जो एक कोशिकीय है, ऐसे कौन से हैं जो बहुकोशिकीय है? इनका मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे जीवाणु। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से। ये चीज आपको नोटिस करते हुए चलना है, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। हिंदी का नाम जीवाणु है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबका शरीर एक कोशिकीय होता है, सबका शरीर एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और बात की जाए बहुकोशिकीय की, यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो इसमें एक एग्जाम्पल तो दे देना जीवाणु का और एक एग्जाम्पल दे देना प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दोगे आप, एक तो कवक और दूसरा जो एग्जाम्पल दोगे वो है शैवाल। वो क्या है? शैवाल, ठीक है। कवक और शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इनका शरीर एक कोशिका से नहीं, एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना होता है। अब वो कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 50, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितना भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। इसके कंपेयर में बात करोगे आप इसकी, जीवाणु और प्रोटोजोआ, जीवाणु और प्रोटोजोआ। जीवाणु का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही प्रोटोजोआ का शरीर भी एक कोशिका से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया समझ में आ गया कि सर प्रोटोजोआ क्या चीज है? तो ध्यान रखना, प्रोटोजोआ किसी सूक्ष्म जीव का नाम नहीं है, प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है, प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है। जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। वैसे ही प्रोटोजोआ में कुछ कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु आते हैं जिनके ग्रुप को बोला जाता है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें दूं, तुमने नाम सुना होगा अमीबा, क्या नाम सुना होगा? अमीबा नाम सुना है ना। इसके अलावा पैरामीशियम, अमीबा के अलावा पैरामीशियम। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सूक्ष्म जीव है। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआ। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें कि हिमांशी एक स्टूडेंट है, मोनिका एक स्टूडेंट है, तो इनके ग्रुप को क्या बोलोगे आप? एर्थ क्लास। क्या बोलोगे? एर्थ क्लास। ऐसे ही मैं कह सकता हूं अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, तो इनकी क्लास को क्या बोलोगे आप? प्रोटोजोआ। इनकी क्लास को क्या बोलोगे? प्रोटोजोआ। जीवाणु की क्लास को क्या बोला जाता है? मोनेरा। जीवाणु की क्लास को क्या बोला जाता है? मोनेरा। फिलहाल इतना आपको ध्यान नहीं देना है, तो इतना सा ध्यान देना है, जीवाणु है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव है। ये सब के सब क्या है? एक कोशिकीय जीव, ठीक है। ऐसे ही आप इधर आओगे, बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं? एक तो कवक है और कौन सा है? शैवाल। कवक और शैवाल कौन से जीव हो गए? बहुकोशिकीय, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी थी किसको लेकर? सूक्ष्म जीवों को लेकर। अब इस चैप्टर में आपको कितने सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं? सूक्ष्म जीवों के प्रकार। इस पूरे चैप्टर में आपको सूक्ष्म जीव कितने पढ़ने हैं? ध्यान देना, एक तो पढ़ना आपको जीवाणु, एक तो क्या पढ़ना है? जीवाणु। दूसरा पढ़ना है ये प्रोटोजोआ। तीसरा कवक, चौथा शैवाल। तीसरा कवक और चौथा शैवाल।
ये लो, बस इन 4 के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये 4 पढ़ना में पहले जीवाणु के बारे में पढ़ना है, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, कवक के बारे में पढ़ना और शैवाल के बारे में। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बैक्टीरिया। ये भी आपको आना चाहिए। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम नाम है। कवक, कवक को बोलते हैं फंगस। कवक को क्या बोलते हैं? फंगस। एज ए प्लूरल फंगस बोलोगे आप, एज ए सिंगुलर बोला जाता है फंगी। क्या बोला जाता है? फंगी। और प्लूरल में क्या बोल दिया जाता है? फंगस। शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी। शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी। तो ये फंगस है, ये एल्गी है, ये बैक्टीरिया है और ये प्रोटोजोआ है। कुल मिलाकर आपको कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ना है? आपको 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमें पढ़ना है। ठीक है। तो देखो, अभी तो हम इनको स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि 3 मिनट शेष है। अभी मैं टॉपिक चालू करूंगा, आपका हो नहीं पाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन, एक काम करो, अपना वीडियो तो ऑन करो मत, अपनी आवाज को अनम्यूट कर लो। मुझे क्वेश्चन पूछना है, जवाब देना, अपनी अपनी आवाज ऑन करो। अभी हिमांशी, मोनिका, गौरव, अंशिका, गरिमा। गरिमा आवाज को अनम्यूट करो बेटा। गौरव, मोनिका आवाज बंद क्यों कर रही? ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है किससे? अंजलि मीणा से। आपको जवाब देना है अंजलि को। आवाज मत करो, आवाज। हाँ अंजलि, जवाब देना आपको, और आपको ये बताना है एक खरपतवार नाशी दवाई का एग्जाम्पल देना है। एक खरपतवार नाशी दवाई का एग्जाम्पल बताओ। हिमांशी बता। 2,4-D। शाबाश। 2,4-D। डी का पूरा नाम बता सकते हो? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। वेरी गुड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। हिमांशी तुझे देना है जवाब। ये बताना है तेरे को, खाद और उर्वरक में से ह्यूमस की मात्रा ज्यादा किसमें होती है? खाद में। और ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस कैसे तैयार होता है बताओ? अच्छा ये बताओ, बुआई कौन से साधन के द्वारा की जाती है? सर क्या? बुआई कौन से साधन के द्वारा की जाती है? बुआई सीड ड्रिल के द्वारा। सीड ड्रिल के द्वारा। और जुताई करते हैं ना, हल चलाना। बेल के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, तीन परंपरागत सिंचाई के साधनों के नाम बताओ। 3 परंपरागत सिंचाई के साधनों के नाम। हाँ। रहट, चड़स, ढेकली। शाबाश। ढेकली, चड़स और चेन पंप या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा बताओ, खेत को पोला क्यों किया जाता है? खेत को पोला करने के अनेक लाभ है। इससे ऊपर की मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है ना। इसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणु ऊपर आते हैं। मिट्टी पोली हो जाए तो उसमें छिद्र बन जाते हैं, जिससे पौधों को ऑक्सीजन मिलती है, जो पादपों के लिए लाभदायक होती है। शाबाश बेटा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर मतलब कंप्लीट है। अच्छा, ये जवाब देगा गौरव मीणा। गौरव आप बताओ, रबी की फसल के 2 एग्जाम्पल दो। रबी की फसल के 2 एग्जाम्पल। सर गेहूं और सरसों। क्या? गेहूं सरसों। गेहूं और सरसों। ठीक है, गेहूं और सरसों। गरिमा जवाब देना है, फसल की सुरक्षा कैसे करोगे या किन किन चीजों से करोगे? फसल की सुरक्षा कैसे करोगे? बताओ।
अंशिका आप बताओ।